नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। दैनिक भास्कर का संपादकीय है। इस संपादकीय में देखते हैं क्या विषय है। आवश्यक है नए शहरों का निर्माण। ये GN वाजपेयी जी लिखते हैं, जो कि लेखक हैं, सेबी और LIC के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। आइए देखते हैं। बीते दिनों बेंगलुरु जाना हुआ और एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त रात हो गई, और यह वह समय होता है जब माना जाता है कि शहर में ट्रैफिक के चरम की स्थिति निकल चुकी होती है। इसके बावजूद शहर के एक प्रमुख केंद्र रिचमंड सर्कल तक पहुंचने में 1.5 घंटे से अधिक का समय लग गया। सफ़र अपेक्षाकृत लंबा था, तो इस दौरान ड्राइवर ने उन समस्याओं की ओर संकेत करना भी शुरू कर दिया कि कैसे शहर से IT कंपनियां स्थानांतरित होने लगी हैं और अन्य इलाकों में नए कैंपस बनने शुरू हो गए हैं। अभी बहुत ज़्यादा नई दिन भी नहीं हुए हैं जब कर्नाटक सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री और कॉरपोरेट जगत की एक दिग्गज के बीच शहर के लचर बुनियादी ढांचे को लेकर कहासुनी हो गई थी। बेंगलुरु की कहानी दर्शाती है कि भारत का IT हब कहा जाने वाला शहर अपनी सफलताओं के बोझ तले दबा हुआ है। देश में IT उद्योग तेजी से फैल रहा है और यह कई राज्यों ने उद्यमियों को अपने यहाँ प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए लाल कालीन बिछाना शुरू कर दिया है। वैसे तो पूर्वी और उत्तर भारत के शहर IT प्रतिभाओं की खान हैं, लेकिन इन क्षेत्रों के शहर उद्यमियों की संभावनाओं की सूची में नहीं है। वहीं उपलब्ध जानकारियों से यह भी सामने आ रहा है कि जोहो, SAP, भोपाल, NVIDIA आदि के 1/3 से अधिक कर्मचारी Tier 3 कॉलेजों से आते हैं। तो उद्यमियों को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने IT और डेटा सेंटर सहित 9 औद्योगिक और वाणिज्यिक क्लस्टरों के लिए भूमि आवंटित करने की घोषणा की है, पर यह पर्याप्त नहीं है। प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र मानव संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। इस समय जैन जी बहुत चर्चा में है। वर्ष 1997 से 2020 के बीच जो लोग जन्मे हैं, इस पीढ़ी को जैन जी कहते हैं, और यह पीढ़ी भविष्य के लिए प्रतिभा पूल का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनने जा रही है। यह पीढ़ी कामकाज के लिए ऐसा परिवेश चाहती है कि जो लचीले, मानसिक और स्वास्थ्य और कल्याण पर जोर देता हो। यह पीढ़ी कामकाजी जीवन और निजी जिंदगी में संतुलन को प्राथमिकता देती है। पिछली पीढ़ियों के पारंपरिक रुख रवैये को खारिज करती है। इस पीढ़ी को एक जीवंत सामाजिक परिवेश पसंद है। बेंगलुरु और भारत के अन्य महानगर इस प्रकार का प्रवेश नहीं करते हैं। वहाँ प्रवासन अनिवार्य है। तो वैश्विक IT हब कही जाने वाली अमेरिका की सिलिकॉन वैली को देखें तो यह करीब 1 दर्जन छोटे कस्बों में फैली हुई है। 1 दर्जन छोटे कस्बों शहरों में फैली हुई है। प्रमुख वैश्विक IT दिग्गजों के मुख्यालय इन इलाकों में स्थित हैं, जैसे कि एप्पल क्यूपरटिनो, गूगल माउंट व्यू में, एप्पल कहाँ पे है, क्यूपरटिनो में, और जो मेटा है मेनलो पार्क में, सिस्को हैगी सैन जोस में। तो इनमें से कोई भी नगर 10 लाख की जनसंख्या से अधिक का नहीं है। वहाँ किसी भी कामकाजी व्यक्ति के लिए अपने बच्चे को स्कूल से लेना और फिर घर पर ही लंच का लुत्फ उठाना संभव होता है। तो IT हब का इकोसिस्टम ऐसे ही नहीं स्थापित होता है। उसमें गहरे प्रतिभा पूल, विश्वविद्यालय, उद्योगों के बीच मजबूत संबंध और सहायक बुनियादी ढांचा और जीवन, निवास और संपत्ति की सुरक्षा में विश्वास जैसे पहलू शामिल होते हैं। ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण भौतिक बुनियादी ढांचे से शुरू होता है
और इसमें उत्तर प्रदेश का ही मिसाल लें तो राज्य की एक्सप्रेस वे निर्माण में सफलता प्रशंसनीय है। सभी एक्सप्रेस वे राज्य के महत्वपूर्ण शहरों से होकर के गुजरते हैं जहां कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्थित हैं। इसलिए उन एक्सप्रेस वे के साथ 150 किलोमीटर के दायरे में भौतिक बुनियादी ढांचा विकसित करना समझदारी भरा है। इसमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रस्तावित क्लस्टर मुख्य शहर के बहुत करीब नहीं होने चाहिए ताकि वे एक समूह का हिस्सा न बन जाएं और प्रतिभा की अपेक्षाओं पर खरे न उतर सकें। एक नए क्लस्टर शहर निर्माण की रूपरेखा में औद्योगिक और वाणिज्यिक परिसरों और आवासीय टाउनशिप को शुरू करना चाहिए। एक आधुनिक टाउनशिप के निर्माण में धैर्यशील पूंजी और जोखिम उठाने की मानसिकता, शहर योजनाकारों और आधुनिक निविदाओं और सुगम शासन की इनमें आवश्यकता होती है। क्या क्या जरूर होती है आधुनिक टाउनशिप के निर्माण में? धैर्यशील पूंजी उनकी जरूरत पड़ती है भाई, मानसिक रूप से जोखिम उठाने की जरूरत पड़ सकती है, शहर में योजना प्लानिंग करनी पड़ेगी, सिटी प्लानिंग, और जो टेंडर वगैरह होते हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, उसमें सुगम शासन प्रशासन की भी आवश्यकता होगी। तो इस पैमाने पर सफलता को शहर के निर्माण की गति और गुणवत्ता से मापा जाना चाहिए। इसमें बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर का सिद्धांत सबसे व्यापक व्यावहारिक विकल्प है। इसके लिए लीज कम से कम 99 बरसों के लिए होनी चाहिए और इसे आगे 99 बरसों के लिए बढ़ाया जा सकता है ताकि पूंजी पर रिटर्न आकर्षक हो। तो निविदा के लिए आमंत्रण वैश्विक होना चाहिए। यह किसी से छिपा नहीं है कि भारतीय शहरों में भीड़ भाड़ बढ़ रही है। शहरी नवीनीकरण और स्मार्ट सिटी कार्यक्रम का प्रभाव बहुत सीमित रहा है। जीवन की सुगमता में बमुश्किल ही कोई सुधार हुआ है। तमाम नए छोटे और मध्यम आकार के शहरों का निर्माण करके तेजी से बढ़ती शहरीकरण की चुनौती का सामना किया जा सकता है। वास्तव में नए शहरों का विकास शहरी विकास को प्रबंधित करने और संगठित बुनियादी ढांचा विकसित करने, भीड़ को कम करने, आवाजाही में लगने वाले समय को घटाने और कम लागत पर बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दिशा में एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। जो नए शहर बन रहे हैं तो आर्थिक रूप से भी नए शहर आकर्षक की ओर ओतप्रोत होते हैं। वे नौकरी के अवसर सृजित करते हैं और निवेश को आकर्षित भी करते हैं और पूरक और सहायक व्यवसायों और सेवा उद्यमों का निर्माण भी करते हैं। तो यह जीडीपी वृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देता है और चीन इसका जीता जागता उदाहरण है। अनुमान है कि पिछले 40 वर्षों के दौरान चीन ने 3800 नए शहरों का निर्माण किया है और इनमें 15 करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं। भारत को अगर 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना को साकार करना है तो यह लक्ष्य हजारों नए छोटे और मध्यम आकार के शहरों के निर्माण के बिना हासिल करना संभव नहीं लगता है। अगला बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल है, ये संपादकीय है। चीन और अमेरिका की व्यापारिक शक्ति, शेखर गुप्ता जी लिखते हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं। तो जिस समय मैं ये लिख रहा था तो अमेरिका में रात का समय था और हमें नहीं पता था कि सुबह हमें ट्रुथ सोशल पर क्या पोस्ट दिखने को मिलेगी या फिर उनसे क्या नया भू राजनीतिक संकेत निकलेगा। परंतु मैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तौर तरीकों को लेकर के कुछ स्पष्टता मिलने लगी है। कुछ रोज पहले ट्रंप 3 एशियाई देशों के दौरे पर निकल रहे थे तो उस समय उन्होंने एक चौंकाने वाला और खतरनाक पोस्ट की कि मैं परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने की मांग करता हूं ताकि हम चीन और रूस के बराबर स्तर पर हों। इसके बाद उन्होंने बेतुकी बातें शुरू कर दी और परमाणु परीक्षण अब किसी को नहीं डराते हैं। रूस और चीन के पास खर्च करने के लिए बहुत सारा यूरेनियम है। ऐसे में इससे परमाणु हथियार की नई जंग छिड़ती नहीं दिखती है। और खतरनाक बात यह है कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति इतना असंतुलित कैसे लग सकता है। मुझे पता है कि ट्रंप के प्रशंसक भी हैं जो कहेंगे कि कैसे शी जिनपिंग ने उनकी तारीफ की, उन्हें शांति का राष्ट्रपति कहा वगैरह वगैरह। तो दुनिया को ट्रंप की हर बात में कोई न कोई प्रतिभा दिखानी ही पड़ती है। कहा गया है अरे वह तो उस पोस्ट के जरिए चीनी नेताओं को नरम करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु
चीन परमाणु परीक्षणों से डरने वाला नहीं है। ज़्यादातर ऐसा ही था कि मानो ट्रंप को पता था कि उन्हें झुकना पड़ेगा और उन्होंने ऐसा ही किया। तो दुनिया का पुनर्गठन हो रहा है और एक ही व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो उसकी ताकत क्या है? उसकी ताकत मजबूत सेना नहीं है, वह है चीन के साथ व्यापार। ट्रंप यह समझ चुके हैं कि दुनिया के सबसे बड़े आयात का मतलब रहता है जैसे कि मैं भारत देश है, भारत देश में कोई वस्तु है दूसरे देश से आ रही है तो उसको आयात कहते हैं, अपने देश से दूसरे देश में बिना उसको निर्यात कहते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े आयातक होने की ताकत क्या है? अगर चीन निर्यात करने वाली महाशक्ति है तो अमेरिका आयात करने वाली महाशक्ति है, यानी अमेरिका दूसरे देशों से मंगाता है चीज़ों को। तो ट्रंप ने एक जिम्मेदारी को अपनी बढ़त में बदल दिया है। अगर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, वियतनाम सभी निर्यात करने वाली शक्तियां हैं, उन्हें अपना अधिशेष कहाँ से मिलता है? आप भारत को शामिल कर सकते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे पता है कि आपके लिए यह अधिशेष कितना महत्वपूर्ण है। मेरे पास आयातक होने का लाभ है। अमेरिका की 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था अधिकांश प्रमुख देशों के विरुद्ध सबसे बड़ी व्यापार घाटे वाली अर्थव्यवस्था है। याद रखें, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापना के दावों में व्यापार का भी श्रेय दिया था। तो फिर परमाणु परीक्षण वाली उनकी पोस्ट अटपटी क्यों थी? इसलिए कि उन्होंने यह समझ में आ गया कि चीन उन्हें पटकनी देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस समीकरण में चीन के पास विक्रेता की शक्ति भी है और खरीदारी की भी ताकत है। तो विक्रेता के रूप में उसके पास महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं। खरीदारी के लिए वो अमेरिकी सोयाबीन और मक्के का सबसे बड़ा ग्राहक है। अमेरिकी सोयाबीन और मक्के का सबसे बड़ा ग्राहक है वो। तो चीन और ट्रंप दोनों को पता है कि वह चीन को दंडित करने के लिए शुल्क नहीं थोप सकते हैं। यही वजह है कि ट्रंप तुरंत पलटे और कुआलालंपुर के लिए एयर फोर्स 1 पर सवार होते हुए उन्होंने G20 की घोषणा कर डाली थी, G2 की घोषणा कर डाली थी। तो भारत में हमने इसे समझने से इनकार किया है कि हमारा कुल व्यापार अभी भी इतना कम है कि हमारे पास कोई राजनीतिक कदम उठाने की क्षमता नहीं है। अमेरिका को हम जेनेरिक दवाइयों के अलावा ऐसा कुछ नहीं बेचते हैं जिसके बिना उसका काम नहीं चल सके, परंतु खरीदार के रूप में जिस शक्ति का इस्तेमाल हम कर सकते हैं उसका भी इस्तेमाल करने से डरते हैं। हम चीन से सीख सकते हैं कि चीन अगर अमेरिका से आयात के मुकाबले 300 अरब डॉलर मूल्य के बराबर निर्यात भी कर रहा है। आप समझ सकते हैं खरीदारी के रूप में भी वो उसके मुकाबले कितना ताकतवर है। तो दुनिया के कुल सुअरों में से आधे चीन नील में पाए जाते हैं, चीन में पाले जाते हैं। आधे कुल सुअरों में से आधे चीन में पाले जाते हैं। वहाँ 1.4 अरब की आबादी में पोर्क और तोफू खानों वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वह बहुत बड़ी मात्रा में सोयाबीन का आयात और उसकी खपत भी करता है। सोयाबीन सूअरों को जरूरी प्रोटीन और मक्का उन्हें जरूरी कैलोरी प्रदान करता है। तो अमेरिकी मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादकों में से एक है अमेरिका, और अमेरिका की आबादी में केवल 1% किसान हैं, लेकिन वे बहुत मजबूत हैं। सोयाबीन के सौदे के बाद ट्रंप के उत्साह से भरी पोस्ट पर नज़र डालनी चाहिए कि वे किसानों से और अधिक ज़मीनें खरीदने की बात करने के लिए इस खेती का स्वर्ण युग करार देते हैं। शी जिनपिंग ने संकेत दिया कि उनके पास अन्य देशों से कृषि जिन्स आयात करने का विकल्प है, और इतने से ही ट्रंप पलट गए। भारत में बहस 20वीं सदी के मध्य में रुकी हुई है कि विज्ञान को लेकर हमारा नज़रिया 19वीं सदी में, और चीन को कहीं से भी सोयाबीन खरीदने में दिक्कत नहीं है, फिर चाहे वो GM हो या नहीं। चीन बहुत प्रगतिशील है। 4 साल पहले उसने GM सोयाबीन बोना शुरू कर दिया है और उसका रकबा साल दर साल बढ़ता गया है। चीन की कपास की उपज इस समय हमसे 4 गुना है। हमारी कपास की फसल में कमी आई है क्योंकि हमारे जो बीज हैं जैव प्रौद्योगिकी 2008 में रुकी हुई है। चीन ने हमें दिखाया है कि अगर हमारे पास विक्रय शक्ति हो या क्रय शक्ति हो तो हम क्या कर सकते हैं।
हम क्या कर सकते हैं, तमाम अन्य देश जिनके पास यह शक्ति नहीं है तो अपमान का सामना करने को विवश हैं वो लोग। तो मेक्सिको अमेरिका के साथ इसलिए समझौता कर सका है, मेक्सिको अमेरिका के साथ इसलिए समझौता कर सका है क्योंकि उसने बड़े पैमाने पर मक्के की खरीद शुरू कर दी है और हमने अमेरिका से थोड़ा सोयाबीन खरीद कर उसे अहमियत देने का अवसर गंवा दिया है। हम हर वर्ष 18 अरब डॉलर मूल्य का खाद्य तेल खरीदते हैं। कितना? 18 अरब डॉलर मूल्य का। इसका बहुत बड़ा हिस्सा सोयाबीन के तेल के रूप में भी है। हमें पशुओं के लिए चारे की भी जरूरत होती है। अगर हम अपने पशुओं को सोयाबीन नहीं खिलाना चाहते हैं तो भी हम उसका तेल निकालकर खली निर्यात कर सकते थे। मक्के और एथेनॉल के साथ ऐसा भी किया सकता है। हम सोयाबीन और मक्का दोनों आयात करते हैं लेकिन स्वदेशी लोबी को नाराज नहीं कर सकते। यह तब है कि जब जीएम बीजों को लेकर मोदी सरकार का रुख सकारात्मक है। उसने घरेलू रूप से विकसित जीएम सरसों के खेतों में परीक्षण के लिए शपथ पत्र भी दिया है। यह ऐसी दुनिया है जहां महाशक्तियों के रिश्ते इस बात से तय हो सकते हैं कि आप उनसे मक्का खरीदते हैं या नहीं। भारत का पोल्ट्री उद्योग समस्या में है क्योंकि मक्का महंगा है, वही उनका भोजन है। अगर हमने अमेरिका से कुछ अरब डॉलर का मक्का या सोयाबीन खरीद लिया तो यह बेहतर होता जबकि हम उन्हें कहीं से तो मंगाते ही हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ट्रंप के मन में आपकी प्रतिष्ठा और इतिहास या राजनीति के लिए कोई इज्जत नहीं है। वह यह कहकर इस बात को जता चुके हैं कि वह मोदी पर बहुत अधिक दबाव इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उनका राजनीतिक करियर ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। वह नैतिक अधिकारों की बात का मखौल उड़ाते हैं। उन्हें केवल शक्ति पसंद है। वह हमें बता चुके हैं कि इसकी क्या कीमत है। ट्रंप देखना चाहते हैं आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो चीन से हम दूसरी सीख ले सकते हैं कि अपनी ताकत को छिपाकर सही समय पर इंतजार किया जाना चाहिए। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और तीसरी की ओर कदम बढ़ाने के लिए हमने जो जश्न मनाया है उससे भारत का कोई काम नहीं बन रहा है। बड़ी शक्तियां हमारा मजाक ही बना रही हैं। अब वक्त है थोड़ी विनम्रता के साथ लक्ष्य पर निगाहें जमाए रखने का। 1991 में भारत ने जो अवसर बनाया था उसमें बदली हुई भू राजनीतिक ने भी अपना दखल दिया था। 1991 अपना मतलब वैश्वीकरण और उदारीकरण है ना, और निजीकरण की मतलब द्वार खोल दिए गए थे। एफडीआई वगैरह बहुत आने लगा था। तो यही था कि उस समय अगर भुगतान संतुलन को लेकर संकट पैदा हुआ तो आज भारत अगर व्यापार के मामले में संरक्षणवाद को खारिज नहीं करता है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह भी एक आर्थिक सुधार होगा, भले ही दबाव में किया गया हो जैसे कि 1991 में किया गया था। यही वजह है कि वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल उद्यमों को चुस्त दुरुस्त बनाने और टैरिफ से बचाने की मांग न करने की सलाह देते हैं। भारतीय अफसरशाही किसी को वर्षों तक लटकाए रख सकती है। उनका समय खत्म हो चुका है। कोई शक है तो ट्रंप की उन पोस्ट को पढ़ें जो उन्होंने अपने एशिया दौरे के पहले और बाद में लिखे हैं। अगला जनसत्ता का एडिटोरियल है हादसों का सिलसिला। ये संपाद की, आइए देखते हैं इसको। धार्मिक स्थलों से लेकर के अन्य किसी जगह पर बड़ी संख्या में लोगों के जामबाड़े में होने वाली भगदड़ की घटनाएं जिस तरह लगातार से सामने आ रहे हैं उनसे पता चलता है कि व्यापक लापरवाही से उपजी मुश्किल अब इतनी जटिल हो गई है, कितनी जटिल हो चुकी है। यह एक सख्त टिप्पणी होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जानते बूझते हुए भी लोगों के बीच भगदड़ होने के हालात की अनदेखी की जाती रही है। इस तरह हादसा होने दिया जाता है, वरना क्या कारण है कि हर कुछ दिनों बाद किसी मंदिर और धार्मिक या फिर राजनीतिक जामबाड़े के दौरान चारों तरफ पसरी अर्थव्यवस्था और आयोजकों को घोर लापरवाही की वजह से लोगों के बीच भगदड़ मचती है
और फिर उसमें नाहक ही लोगों की जान चली जाती है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले के काशीबुग्गा में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हो गई है। 25 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। एकादशी के दिन की पूजा होने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा हो गई थी। पहली मंजिल पर स्थित मंदिर में आने जाने का रास्ता एक ही है और जिसे धक्का मुक्की हो गई और रेलिंग टूट गई और भगदड़ मच गई थी। यानी एक तरह से हादसा होने के हालात पहले ही बन गए थे, मगर मंदिर प्रबंधकों और प्रशासन को संभालने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। सवाल यह है कि इस तरह की लापरवाही बरतने हादसे के लिए कटघरे में खड़ा होना क्यों नहीं होना चाहिए। एक रस्म की तरह सरकार ने घटना की जांच के लिए आदेश दिए हैं, लेकिन अब यह भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है कि सरकार के इस हादसे को लेकर के धार्मिक स्थल, राजनीतिक और अन्य किसी आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों को जाम होने की स्थिति में नियम कायदों का पालन सुनिश्चित कराएगी या नहीं। तो इसी वर्ष जनवरी के तिरुपति मंदिर में भी हादसा हुआ था आंध्र प्रदेश में, तो कुछ उपायों की चर्चा की थी, लेकिन वो कभी लागू नहीं हुए, क्योंकि सरकार और प्रशासन के सामने ये चिंता कोई मायने नहीं रखती भी है कि धार्मिक राजनीतिक कारणों से एक जगह बड़ी संख्या में जमा होने से लोगों की सुरक्षा का दायित्व उन पर भी है। अगला हिंदुस्तान.com का ये एडिटोरियल है, अति गरीबी से केरल की मुक्ति का राज। टीकाराम मीना जो कि पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे हैं केरल के, तो देश के दक्षिणी राज्य केरल ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वह भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अत्यधिक गरीबी को मिटाने में सफलता अर्जित की है। बीते शनिवार को मुख्यमंत्री पी विजयन ने बाकायदा राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में इसका ऐलान किया है। एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में, लोक कल्याणी राज्य के बारे में बात करें तो अपन अनुच्छेद 38 या डीपीएसपी जो कि राज्य की नीति तत्वों में इनका वर्णन मिलता है और एक राज्य का दायित्व मिलता है। राज्य के मूल सिद्धांतों के बारे में बताते हैं ये। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में केरल का इतिहास शुरू से ही काफ़ी अच्छा रहा है। इसकी एक वजह तो यही रही है कि 1957 में ही कम्युनिस्ट सरकार बन गई थी और वामपंथी सरकारों की दिलचस्पी हमेशा से गरीब उन्मुखी योजनाओं में अधिक रही है, क्योंकि उनका वोट बैंक भी वही तबका होता है, क्योंकि उनमें साक्षरता पर भी बहुत जोर दिया। और करीब 3.5 दशक पहले जब वहाँ सब कलेक्टर था मैं, तब साक्षरता अभियान शुरू हुआ था और बेहद ही कामयाब रहा था। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि राज्य के लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है और वे सरकारी योजनाओं और अपने अधिकारों का अधिक को लेकर के सजग होते हैं। केरल में गरीबी दूर करने को लेकर सिर्फ भाषण ही नहीं दिए गए, बल्कि इसको लेकर के गंभीर चिंतन हुआ। कारगर योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में काफ़ी ईमानदारी बरती गई थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कुटुंब श्री, एक योजना होती है, कौन सी, कुटुंब श्री योजना। सन 1998 में नायनार के नेतृत्व वाली LDF सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और इसका लक्ष्य होता है गरीबी उन्मूलन के साथ साथ महिलाओं का सशक्तिकरण करना था। यह योजना की शुरुआत तो वाम मोर्चा सरकार ने की थी, मगर 2-2.5 साल के बाद ही सत्ता में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार आ जाती है। उत्तर भारत का कोई प्रदेश होता तो यह योजना संकीर्ण सियासी सोच का शिकार होती, मगर एक ही एंटोनी सरकार ने इसे कामयाब बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कुटुंब श्री एक क्लस्टर स्कीम थी। क्लस्टर स्कीम मतलब इसमें बहुत सारी योजना होती हैं, धीरे धीरे इसको क्लस्टर स्कीम कहते हैं। इसके तहत किसी भी क्षेत्र में 25 से 30 महिला मिलकर एक समूह को गठित करके व्यवसाय शुरू कर सकती थी। इसके लिए कर्ज ले सकती थी। खासकर ग्रामीण केरल में ये योजना काफ़ी सफल रही थी और अति गरीबी के अंत का ठोस आधार बनना शुरू हो गई थी। वैसे भी केरल में शुरू से ही गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली संख्या कम रही है। इस सदी की शुरुआत में देखें तो देश में गरीबी रेखा से नीचे आने वालों की संख्या करीब 36% थी, जबकि केरल में ये 11% के करीब थी। तो नीति आयोग ने पिछले साल राज्यवार बहुआयामी गरीबी की एक रिपोर्ट जारी की थी 2021 के MPI आंकड़ों पर आधारित थी। इसके मुताबिक बिहार के करीब 52 लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और झारखंड के लोग कम से कम 42% के नीचे और उत्तर प्रदेश के 38% के आसपास जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं केरल के बारे में बात करें तो मगर महज 0.7% अति गरीब रह गए हैं। जाहिर है कि उनके पास बहुत छोटा सा लक्ष्य रह बचा है और मगर उससे उनकी कामयाबी का महत्व तो कम नहीं हो जाता है।
केरल की तरक्की से सीखने लायक बहुत अच्छी बात है ये है कि उनकी बहुआयामी सफलता से में पंचायती राज संस्थानों का बहुत बड़ा योगदान है। नरसिंहराव सरकार ने 73वें संविधान संशोधन के जरिए सत्ता के विकेंद्रीकरण और पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने का जो काम किया था, ये जब ये विधेयक पारित हुए थे तब समय सबसे ज़्यादा जोर इसी बात पर दिया गया कि पंचायती राज संस्थाओं को विधायकों और सांसदों के चुंगल से आज़ाद करवाया जाए और ये धन के लिए उन पर निर्भर न रहें। तो इनकी आत्मनिर्भरता के लिए 3 चीज़ों यानी फंड और फंक्शनरी और फंक्शन, 3 F होते हैं ना, जो फंड, फंक्शनरीज और फंक्शन, काफ़ी महत्व दिया गया था। इन कानूनों के तहत पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए थे, मगर तमाम राज्यों ने जहां इस दिशा में सिर्फ जुबानी खर्च ज़्यादा होता है, वहाँ केरल ने इसकी पूरी भावना के साथ लागू किया और पंचायतों और नगर पालिकाओं को पूरे 29 विषयों के अधिकार हस्तांतरित हुए। केरल ने यह भी सुनिश्चित किया कि उनकी बजट की 40% राशि पंचायतों को सीधी आवंटित होगी और सरकारी अधिकारियों का एक कैडर उनके लिए बनाया गया था और दूसरे सूबों ने यह प्रतिबद्धता नहीं दिखाई थी। केरल में प्रत्येक पंचायत के पास 1-2 इंजीनियर होते हैं और उसकी तकनीकी जरूरत वाली योजनाएं बनाते हैं, जिनको स्थानीय विकास योजना कहते हैं। इन पर ग्राम सभा में बहस होती है और प्राथमिकता के आधार पर ही उनके लिए धन मंजूर करती हैं और पंचायतों को अपनी किसी सिंचाई योजना या भवन निर्माण के लिए विधायक सांसद के आगे गिड़गिड़ाने की नौबत नहीं आती है। बाकी राज्यों में संसद विकास निधि और विधायक विकास निधि से धन पाने के लिए पंचायतों प्रतिनिधि उनके आगे पीछे भागते रहते हैं। पंचायत वही स्वायत्तता नहीं हो सकती है, यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है। बाकी प्रदेशों का एक बड़ा नुकसान यह भी हुआ कि पंचायतों में कार्य क्षमता निर्माण काम नहीं हो पाता है, क्योंकि पंचायत जो कर्मी रहती हैं कि प्रशिक्षण का कोई व्यवस्था नहीं होती है और ऐसे में महिला सरपंच तो बन जाती हैं मगर उनको नियम कानून नहीं पता होते हैं, प्रशिक्षण के अभाव में जान ही नहीं पाती हैं कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। केरल के अपने कार्यकाल के दौरान मैंने 2 साल में पंचायत कर्मियों के 1000 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए थे। सबसे खास बात यह है कि केरल में स्थानीय लोगों की सहभागिता काफ़ी होती है, भले ही कोई कम्युनिस्ट विचारधारा का हो या कांग्रेस विचारधारा का या ग्राम सभा में लोग झगड़ते नहीं हैं। वहीं पंचायत अवकाश प्राप्त स्थानीय पेशेवरों और कुशल लोगों का एक रिसोर्स ग्रुप बनाती हैं, स्थानीय विकास योजना को तैयार करने में उनकी मदद करती हैं। केरल में भ्रष्टाचार अन्य सूबों के मुकाबले में बहुत न्यूनतम होता है। केंद्र सरकार ने भी सीधी सी कि जहाँ पर लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो अपने अधिकारों का उपयोग करना जानते हैं, यदि कुछ गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठा देते हैं तो सीधी सी भ्रष्टाचार कम होता है। तो और निगरानी में 2018 से देश के सबसे गरीब और पिछड़े 112 जिलों में से आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी चलाया गया था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम मतलब जो गरीब पिछड़े 112 जिले होते हैं उनके लिए 2018 में चालू किया गया था। अभी इस मंथ की जो कुरुक्षेत्र उत्तर इसमें बहुत अच्छे से वर्णन दिया गया इसके बारे में। तो इसके तहत इन जिलों से अतीत गरीबों के उन्मूलन का इरादा है, मगर जब तक किसी स्वतंत्र संगठन से मूल्यांकन नहीं कराया जाएगा और तब तक सही प्रगति की सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। अगर सरकारी अधिकारी ही प्रगति की रिपोर्ट देते रहेंगे तो उनकी विश्वसनीयता हमेशा से संदिग्ध रहेगी। केरल में यही हाल होता है, इसको क्रिटिकल अप्रेजल कहते हैं। केंद्र सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। कुल मिलाकर केरल की ये उपलब्धि अन्य राज्यों को आईना दिखा रही है कि नीतियों की ईमानदार क्रियान्वयन से भारत गरीबी को शिकस्त दी जा सकती है। पर्याप्त खनिज के बावजूद रियल अर्थ में हम पीछे क्यों हैं? अमित त्रिपाठी भू वैज्ञानिक हैं, इनको लिखते हैं 21वीं सदी में महत्वपूर्ण खनिजों पर नियंत्रण भू राजनीतिक हार्ड पावर की प्राथमिकता बन गई है। मगर दिक्कत है कि भारत की खनिज आवंटन नीति न जाने अनजाने देश की भू राजनीतिक आकांक्षाओं को कमजोर कर रही है और राष्ट्र की सामरिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। अमेरिका टैरिफ इसका ज्वलंत उदाहरण है। अमेरिका ने रूसी तेल आयात के लिए भारत पर टैरिफ लगाया था और जबकि उसी तेल के एक बड़े आयात चीन को छूट दे दी गई थी, क्योंकि रेयर अर्थ की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उसे लगभग एकाधिकार प्राप्त है। आज के समय में रेयर अर्थ की कूटनीतिक अहमता काफ़ी ज़्यादा है। उच्च तकनीकी रक्षा और
स्वच्छ ऊर्जा और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में अपरिहार्य भूमिका होती है। इसके वैश्विक शक्ति संतुलन का एक महत्वपूर्ण घटक बनाती है। सीधी तौर पर किसी देश की सैन्य और आर्थिक क्षमताओं को प्रभावित करती है। इसकी वैश्विक आपूर्ति चीन में सबसे ज़्यादा है और वह वैश्विक खनन का 69% और प्रसंस्करण का 51% कंट्रोल करता है। यह उपलब्धि उसने संयोगवश नहीं पाई है, बल्कि यह उसकी सोची समझी और दीर्घकालिक रणनीति का नतीजा है। नतीजतन उच्च तकनीकी विनिर्माण में उसकी मजबूत पकड़ बना ली है। अपनी विदेश नीति में उसका एक अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। 2010 में उसने एक क्षेत्रीय विवाद के दौरान जापान को रेयर अर्थ की आपूर्ति देने से रोक दी थी, तो इसके कारण टोक्यो के इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा उद्योगों में भारी संकट उत्पन्न हो गया था। दूसरा उदाहरण उसकी हालिया निर्यात लाइसेंस नीति का है, जिसके कारण उसने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और अमेरिका को आखिरकार बीते गुरुवार को सहमति बनानी पड़ी कि रेयर अर्थ पर चीन का नियंत्रण उन सभी देशों के लिए बड़ा खतरा है और इसके आयात पर निर्भर है। भारत जैसी उभरती ताकतों के लिए भी विशेष रूप से चिंतनीय की बात है। तो ऐसा नहीं है कि अपने देश में खनिज संपदा कम है। हमारे पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ के भंडार हैं, लेकिन वैश्विक उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी महज 1% है। यह बताता है कि हमारी भूवैज्ञानिक क्षमता और वास्तविक उत्पादन का बीच कितनी चौड़ी खाई है। इसके अतिरिक्त नीतिगत और ढांचागत है। इसके कारण मसलन भारत में रेयर अर्थ के उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी का अभाव है। पर अनुसंधान और उद्योगों के बीच का संबंध भी काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से प्रयोगशाला में हासिल की गई सफल औद्योगिक स्तर पर प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाती हैं। इतना ही नहीं, खनिज आवंटन नीति में अन्वेषण और खनन के बीच कोई मौलिक अंतर पे ध्यान नहीं दिया था और जबकि वैश्विक स्तर पर सफल देशों ने इसके लिए अलग से नजरिया बनाया है और ये वही मानते हैं कि खनिज अन्वेषण एक अद्वितीय और आला व्यावसायिक गतिविधि है जो खनन से भिन्न होती है। जाहिर है कि भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा हुआ है और हाल ही की भू राजनीतिक घटनाएं स्पष्ट चेतावनी है कि नीतिगत बदलाव महज आर्थिक सुझाव नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता है। भारत को नीलामी मॉडल के बजाय पहले आए पहले पाओ की आवंटन प्रणाली अपनानी चाहिए। यह देश में खनिज खोज के लिए आवश्यक उच्च जोखिम वाली उद्यमशील पूंजी को आकर्षित करने का एकमात्र सिद्ध मार्ग है। तो इसके अलावा इससे जुड़े अन्य कामों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाबत अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए। IREL जैसे सार्वजनिक उपक्रम पर उद्धार करना चाहिए और रिसाइक्लिंग विकल्पों की खोज और सामग्रियों के भंडार और आधुनिकता पर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। हमें समझना होगा कि खनिज आत्मनिर्भरता से मिलने वाले भू राजनीतिक लाभ किसी नीलामी से प्राप्त राजस्व से कहीं अधिक उपयोगी है। पहले आओ पहले पाओ मॉडल को अपनाने से भारत की विशाल भू वैज्ञानिक क्षमताओं को विस्तार मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके आत्मनिर्भर बनने की हमारी राह भी आसान हो जाएगी। आज बहुत ही शानदार एडिटोरियल हमने देखे थे। ये पर्याप्त खनिज होते हैं, रेयर अर्थ रहते हैं ना एलिमेंट, उसके बारे में दिया गया था। और इससे पहले ये केरल की जो नीति है उसने गरीबी को बहुत हद तक वो लोगों ने ख़त्म कर दिया है। एक बेहतर शिक्षा नीति रहती है वहाँ पर, राजनीतिक इच्छा शक्ति रहती है वहाँ पे, लोगों के अंदर जागरूकता रहती है क्योंकि लोग पढ़े लिखे होते हैं वहाँ पे। तो इस बहुत सारे कारण होते हैं। तो अन्य राज्यों को सीखना चाहिए। हादसों का सिलसिला आए दिन हादसे हो रहे हैं, कहीं राजनीति रैलियाँ हो रही हैं, धार्मिक हो रहे हैं। जैसे कि मैं बात करें अपन दिल्ली में जब कुंभ का मेला लग रहा था वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, दिल्ली में स्टेशन पे भगदड़ मच गई थी। और बात करें राजनीति के एक कोई एक्टर है पिनरी विजन करके, तो उस वहाँ पे कई टाइप की घटना घटित हो जाती है, लेकिन प्रशासन और शासन को कोई कान पे जू नहीं रेंगता है। इसके अतिरिक्त चीन और अमेरिका की व्यापारिक शक्ति के बारे में बहुत अच्छा शेखर गुप्ता जी ने लिखा है। और यहाँ पर एक और एडिटोरियल है बहुत ही शानदार दैनिक जागरण का, जिसमें क्या बोलते हैं जो सड़कें वगैरह हैं, मतलब ट्रैफिक वगैरह है, तो इसे IT सेक्टर जो है मतलब बहुत ही हालत ख़राब होगी क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। तो इसके कारण थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।